चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक अदर कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। A company's international transfer of funds amounts to about $2 million monthly। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है जिसको ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स करना होता है $2 मिलियन मंथली, यानी कि उसको $2 मिलियन मिलते हैं मंथली। प्रेजेंटली द एवरेज ट्रांसफ़र टाइम इज़ 10 days, मतलब 10 दिन लगता है उस तक पैसे पहुंचने में। It has been proposed that the transfer of funds be turned over to one of the larger international banks, which can reduce the transfer time to an average of 2 days, मतलब 2 दिन में उसको पैसा मिल जाएगा। A charge of 0.5% of the volume of transfer has been proposed for this service। मतलब अगर उसको 2 दिन में पैसा चाहिए तो 1/2 यानी कि 0.5% उसको देना पड़ेगा। In view of the fact that the firm's opportunity cost of funds is 12%, should this offer be accepted? तो प्रेजेंट केस क्या है? प्रेजेंट केस ये है कि अभी क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 को कुछ पैसा मिलने वाला होता है, मतलब रिसीट होता है $2 मिलियन का। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 2 मिलियन का मतलब होगा $20 लाख। तो $20 लाख का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम समवन पर मंथ, PM मतलब पर मंथ। तो एक्चुअली में कंपनी के पास पैसा कब तक पहुंचता है? तो एक्चुअली कंपनी के पास पैसा पहुंचता है 10वें दिन, यानी कि 10th डे। तो t इज इक्वल टू 0 को कुछ पैसे मिलने वाले होते हैं, वो 10वें दिन मिलते हैं। प्रपोज केस क्या है? प्रपोज केस ये है कि जो 20 लाख पर मंथ कंपनी को मिलने वाले हैं वो 2 दिन में मिल जाएंगे, बट इसके लिए 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफ़र इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब 10 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, 8 डेज़ पहले, 8 डेज़ बिफोर ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो टोटल ट्रांसफ़र्स यानी कि रिसीट अमाउंट इन अ ईयर इज़ $20 लाख पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, मंथ कट जाएगा, $240 लाख आपको एक साल में मिलते हैं। सेविंग कितनी हो जाएगी इन डेज़? तो 8 डेज़ यानी कि 10 माइनस 2 डेज़, मतलब 8 दिन पहले ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अगर 8 दिन पहले ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यानी कि आप इन्वेस्ट कर दोगे $240 लाख एट द रेट 12% पर एनम फॉर 8 डेज़। तो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा $240 लाख इंटू 12%, यानी कि 12/100 इंटू 8/360। अज्यूम कर रहे हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज़। तो $240 लाख के पीछे 12% के रेट से 8/360 यानी कि 8 दिन का इंटरेस्ट आपको मिलेगा $64,000। अब देखते हैं कि ये $64,000 कमाने के लिए आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस इन द प्रपोज केस इज 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफ़र। द वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफ़र इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट, यानी कि $240 लाख। तो 0.5% मल्टीप्लाई बाय $240 लाख, $1,20,000 आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे इन द प्रपोज केस। तो नेट अमाउंट पेड अंडर द प्रपोज केस इज $1,20,000 माइनस $64,000, $56,000 आपको पे करने पड़ेंगे। तो फाइनली समरी ये निकल रही है कि अगर आप 10 दिन तक वेट करोगे, प्रेजेंट केस यानी कि अभी आप 10 दिन वेट करते हो, आपको कितना देना पड़ता है पैसा? तो कुछ नहीं देना पड़ता, यानी कि 0%, यानी कि $0 आपको पे करने पड़ते हैं। मतलब आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। आप आराम से 10 दिन वेट करो, 10 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी है, मतलब सेकंड डे को ही आपको अगर पैसा चाहिए, तो आपको $56,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। $56,000 यानी कि $56,000 डिवाइडेड बाय $240 लाख इंटू 100, 0.233% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 0.233% और $56,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो एक केस में, यानी कि प्रेजेंट केस में तो आपका कुछ नहीं जा रहा, और प्रपोज केस में आपका $56,000 जा रहा है, यानी कि आपको जो यहाँ पर सेविंग भी हो रही है ना, वो भी आपके चार्जेस से काफ़ी कम है, यानी कि $64,000 इज़ लेस देन $1,20,000। तो सिंस आपकी सेविंग्स भी कम है एज़ कम्पेयर टू द चार्जेस,
आउटफ्लो शुड बी लोअर द बेटर, यानी कि आउटफ्लो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर दैट इज द प्रपोज केस। तो कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कंपनी को जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। यानी कि जो प्रेजेंट केस है, यानी कि 10 दिन जो वेट करती कंपनी, उसको वेट करते रहना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा फॉरेक्स चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए डिस्कस करते हैं फॉरेक्स चैप्टर का इंडेक्स। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेसिक्स के साथ कि करेंसी क्या होती है। तो हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग होती है, मतलब हर कंट्री में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि मनी है, वो अलग होता है। एक्सचेंज रेट, दो करेंसी के बीच का रेट, यानी कि एक करेंसी दूसरी कितनी करेंसीज के बराबर है। अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, हमें पता चलता है कि रुपया मजबूत हो गया, डॉलर कमज़ोर हो गया, या डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। यानी कि रुपये वाली जो करेंसी है दैट इज़ अप्रिशिएटेड बाय 10% और इट इज़ डेप्रिशिएटेड बाय 5%, ऐसा जब दिया रहता है, ऐसी जब भाषा हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो हमने देखा था कि अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के केस में एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं। रिटर्न, तो यहाँ पर हमने देखा था इन्वेस्टमेंट रिटर्न, फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न, यानी कि अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हो, वहाँ से इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो आता ही है, फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न भी आता है। ओ माई गॉड का कंसेप्ट देखा था। ओ माई गॉड के कंसेप्ट में ये देखा था कि क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दिए होते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो कैसे पता लगाएं। तो ओ माई गॉड के थ्रू पता लगाएं। यहाँ पर मैं वो लाइन रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि जो बेस करेंसी है उसको अपने ऊपर वाले के साथ पॉइंट में होना चाहिए। दिस इज़ द लाइन ऑफ द ओ माई गॉड। आर्बिट्राज, हमने देखा कि बिना कोई रिस्क लिए, मतलब बिना कोई एक्सचेंज रिस्क उठाए, आप रिस्क लेस प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो आर्बिट्राज करके कमा सकते हैं, तो वो हमने देखा। फिर बिड रेट एंड आस्क रेट, मतलब अगर आप बैंक के पास जाते हैं या मनी चेंजर के पास जाते हैं तो जो कोट देता है वो बिड रेट और आस्क रेट देता है। बिड रेट यानी बेस करेंसी सेल करने का रेट, और आस्क रेट मतलब बेस करेंसी बाय करने का रेट। इन्वर्स रेट एंड क्रॉस रेट, थ्योरेटिकल और इम्प्लाइड, तो ये हमने देखा था कि बहुत बार दो करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं होता, यानी मार्केट में उन दोनों के बीच का कोट अवेलेबल नहीं होता। तो कैसे थ्योरेटिकल यानी कि पेन और पेपर यूज़ करके कैलकुलेट कर लें दो करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट, तो दैट इज़ इन्वर्स रेट एंड क्रॉस रेट। उसके बाद हमारी जर्नी चालू हुई थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के 3 अलग अलग पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमने देखा था, जहाँ पे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स देखा था, कि जहाँ पे आपका अंडरलाइंग एसेट इज़ दी करेंसीज और उससे बना हुआ डेरिवेटिव, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। फिर हमने देखा था कि फॉरवर्ड प्रीमियम का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। इसमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट किस पर पूछा है, यानी कि फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन प्राइस करेंसी या फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन बेस करेंसी, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन प्राइस करेंसी या फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन बेस करेंसी, क्योंकि जो दिया होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आप पॉइंट्स देखा था, तो आप पॉइंट्स में हम लोग 2 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट करते हैं, स्टेप नंबर 2 डिसाइड करते हैं कि ऐड करना है या लेस करना है। कवर रेट, तो जब भी कस्टमर ट्रांजैक्शन बैंक करती है उसी दिन उसी समय कवर ट्रांजैक्शन भी कर लेती है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आईआरपी थ्योरी देखा था, ये थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट कैसे निकाला जाए यूजिंग द कवर्ड आईआरपी, या फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे निकाला जाए यूजिंग द अनकवर्ड आईआरपी। यानी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, मतलब दो अलग अलग कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसके थ्रू थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट या फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे निकलता है, वो हमने देखा था। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, ये देखा था हमने। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आ गए, यानी कि हेजिंग में आ गए। हेजिंग का क्या मतलब है, सिंस आपका एक रिस्क है विच इज़ इन द नेचर ऑफ एक्सचेंज रिस्क, उस रिस्क को अगर आपको ख़त्म करना है या कम करना है, यानी रिस्क को कम करना है या रिस्क को ख़त्म करना है, तो उस एक्शन के लिए आप रिएक्शन दोगे, यानी हेजिंग करोगे। तो हेजिंग का मीनिंग क्या हो गया, हेजिंग का मीनिंग हो गया कि आपके एक्सचेंज रिस्क को कम करना है या कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके कैसे करेंगे हेजिंग इन द केस ऑफ इंपोर्टर और फॉरेन करेंसी पेबल देखा था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर या फॉरेन करेंसी रिसीवल देखा था। मनी मार्केट कवर इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर या फॉरेन करेंसी रिसीवल देखा था। मनी मार्केट कवर
इन द केस ऑफ इम्पोर्टर और फॉरेन करेंसी पेबल देखा था। तो हमने देखा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, यानी कि करेंसी फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं, और हेजिंग कैसे करेंगे इन दी केस ऑफ एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। फर्स्ट देखा था फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, दूसरा देखा था होम करेंसी फ्यूचर्स। फिर आर्बिट्राज देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दोनों को यूज़ करके आर्बिट्राज कैसे करें। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स देखा था कि करेंसी ऑप्शंस, यानी कि अंडरलाइंग एसेट आपका करेंसीज है, उससे बना है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे काम करेगा उसका बेसिक्स देखा था। और उसके थ्रू हेजिंग कैसे करेंगे इन दी केस ऑफ इम्पोर्टर और फॉरेन करेंसी पेबल, ये देखा था। और इसके 4 अलग अलग केस मैंने आपको बताए थे। पहले 2 केस थे फॉरेन करेंसी ऑप्शंस के, और बाद के 2 केस थे होम करेंसी ऑप्शंस के। केस नंबर 1 वॉज कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। केस नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ। केस नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। केस नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया हुआ। तो ऐसे 4 केसेस देखे थे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में। फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इन दी फॉरेक्स चैप्टर, तो फॉरेक्स के चैप्टर में स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है वो देखा था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू द करेंसी स्वैप, जो हमने डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ा था। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है कि करेंसी स्वैप एक अलग टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो हमने फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ा वो एक अलग टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है। फिर हम पार्ट 3 में आ गए, विच वॉज द सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर 1 देखा कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए रिवाइज्ड पोजीशन या फिर रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ती है। फिर हमने देखा था कि कैंसलेशन के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, यानी कि अर्ली कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट, या फिर लेट कैंसलेशन। फिर हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको अगर एक्सटेंड कराना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो इसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, कैंसल द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड एंटर अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिनेरियो 3 देखा था अर्ली डिलीवरी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ इम्पोर्टर एंड इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर, जहाँ पर ये दोनों आदमी पहले आ जाते हैं बैंक के पास और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने बोलते हैं। फिर हमने एक्सपोजर डिस्कस किया था कि ऊपर जो भी हमने डिस्कशन किया था वो तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, लेकिन एक्सचेंज रिस्क यानी कि एक्सपोजर सिर्फ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं होता, ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी होता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर भी होता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर यानी कि अकाउंटिंग एक्सपोजर, और इकोनॉमिक एक्सपोजर यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर। फिर हमने लीडिंग एंड लैगिंग का कंसेप्ट देखा था, जहाँ पे हमने लैग किया था रिसीवल्स, यानी कि डिले कर दिया था रिसीवल्स। फिर हमने परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी थ्योरी देखी थी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे निकलेगा वो जाना था। और हमने ये देखा था कि वहाँ पे एक एब्सोल्यूट पीपीपी है और एक रिलेटिव पीपीपी है। रिलेटिव पीपीपी ये कहता है कि द एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेशन रेट्स प्रेवलेंट इन द कंट्री, और उसको कैसे यूज़ किया जाए टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, यानी कि टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमने देखी थी ईसीबी का कंसेप्ट, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब आपको याद रखना है फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है, तो जब भी ईसीबी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए फॉरेन करेंसी लोन की बात हो रही है, यानी कि अगर आपकी होम करेंसी रुपीज़ है तो आपने लोन लिया तो रुपीज़ में नहीं, किसी और करेंसी में। फिर हमने देखा था कैश मैनेजमेंट इन सब्सिडरीज, जिसमें 2 अलग अलग सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज कैश सिस्टम और डिसेंट्रलाइज कैश सिस्टम। फिर हमने देखा था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, यहाँ पर हमने देखा था कि फॉरेन करेंसी इक्विटी कैसे उठाई जा सकती है, यानी कि अगर आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाना है तो जीडीआर के थ्रू उठा सकते हैं। ट्रांसफ़र प्राइस का कंसेप्ट देखा था, जहाँ पे एक कंट्री की जो कोई कंपनी है वो दूसरी कंट्री में सब्सिडरी यानी कि यूनिट खोलना चाहती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट देखा था। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एमआईआरआर का कंसेप्ट देखा। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स देखे, नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। यहाँ पर मैंने आपको फ्रेजेस सिखाए थे, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है टू एस्टैब्लिश द ट्रस्ट बिटवीन एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। और उसके बाद हमने एक अदर कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारा फॉरेक्स चैप्टर ख़त्म होता है।